सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? राधे राधे। सिमी, सादर प्रणाम आदित्य, जतिंदर, एनीबडी जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ लिया है। आपने मेरे से कभी पढ़ा है पहले? आप में से कोई? गुड इवनिंग सोनी, प्रवीण, हर हर महादेव। गुड इवनिंग। ओके ऑल राइट। हाँ ठीक है ओके ठीक है, समझ गई मैं। कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ऑल राइट। सो माय नेम इज अमन प्रहार। मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इससे पहले आपकी कौन सी क्लास होती है पहले ये भी बता दो, और आप कौन सी स्टेट जुडिशरी को टारगेट कर रहे हो मेरे को ये भी बता दो, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपका कैसे चल रहा है। यू आर अनएबल टू सी मी। ठीक चल रहा है कैमरा तो? गुड इवनिंग ऑल। ओके ठीक है जी। हाँ यूपी में है। फोर क्लासेस तो बहुत ज्यादा हो गई है। 4 क्लासेस। हाँ जी, हरियाणा में टॉट नहीं होता, पंजाब में भी नहीं होता टॉट, यूपी में होता है। और कुछ सवाल? चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी गुड नोट। सो आई विल टीच यू। मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी। बेसिकली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगी। जो मैं बोर्ड पे ही ज्यादा पढ़ाऊंगी, और कुछ मैं आपको पीपीटीज भी करवाती रहूंगी। जो केस लॉस मैं आपको करवाऊंगी आपने वही करने हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, क्योंकि जैसे कि मैं ज्यूम कर रही हूँ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत एज इन यू नो द बेस कि टॉर्ट्स क्या है। टॉर्ट्स एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, टॉर्ट्स का कोई डायरेक्ट नहीं है। टॉर्ट्स कहाँ से आया है? टॉर्ट हमारा इंग्लिश लॉ से आया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है टॉर्ट्स। अंग्रेजों के टाइम से बहुत पहले सबसे पुराना लॉ लगा लो आप, ये है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, आज की छोटी सी क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास होगी, मैं आपको जल्दी फ्री कर दूंगी। तो सिर्फ हम बेस बनाएंगे, आज की क्लास से कल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि लॉ क्या होता है। व्हाट इज लॉ? एनीबडी? एनीबडी कोई बता सकता है लॉ है क्या? यस फ्रॉम द बेस ओनली। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ये हो जाएगा आराम से आपका 15 मे बी 16-17 डेज। अब आज मत पूछो, ये हमारी पेस के हिसाब से मैं कर पाऊंगी कि होगा कितनी देर में। यस गुड। नरेंद्र का आंसर काफी अच्छा है, कनिष्क का आंसर भी अच्छा है, कनिष्का का। यस वेरी गुड। ये क्या है रॉ? ये है सेट ऑफ रूल्स टू बी obeyed by society as sanctioned वर्ड में समझाती हूँ आपको क्या होता है। बाय स्टेट। ये एक रूल्स हैं
जो सोसाइटी को निभाने पड़ते हैं। सोसाइटी कौन है? कॉमन पीपल, हम जैसे लोग जो कि एक स्टेट में रहते हैं। स्टेट कौन होता है? स्टेट एक बेसिकली अथॉरिटी है, कंट्री है। इंडिया जैसे कि एक सॉवरेन स्टेट है। स्टेट हमें प्रोटेक्शन देता है, स्टेट हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें राइट्स देता है, और राइट्स के बदले में हमें हमारी कोई ड्यूटीज है, हमारी कोई ड्यूटीज है, मतलब हमें इस हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें टैक्स देने पड़ेंगे, हमें लेफ्ट साइड पे ही ड्राइव करनी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि रूल है, स्टेट का रूल है। आप किसी को धक्का नहीं मारोगे, आप शांति बनाए रखोगे, आप दूसरों का हक नहीं छीनोगे। ये रूल्स हैं। क्यों बनाते हैं रूल्स? ताकि सोसाइटी मिसबिहेव ना करे, सोसाइटी अच्छे से चले। बहुत पुराने ज़माने से आते हैं, किंग के ज़माने से ये सारे रूल्स बनते आ रहे हैं। पहले किंग ही कोर्ट होता था। किंग के पास जाइए, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, किंग के पास जाइए, किंग आपके हक में फैसला कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट फैसला भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी बढ़ती गई और डेवलपमेंट होती गई और न्यायालय आते गए और कोर्ट्स बनते रहे और उनके भी सेपरेट सेपरेट फॉर्म्स बनती गई। दिस इज सेट ऑफ रूल्स। रूल्स आपको पता ही है, रूल्स होते हैं क्या है? रूल्स ये हैं कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, कोई भी रूल्स हो सकते हैं, कोई भी रूल्स। अब देखिए ये अलग अलग होते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ स्टेट क्या है। स्टेट मैंने आपको बता दिया, स्टेट कंट्री समझ लीजिए, एक बारी कंट्री समझ लीजिए। सोसाइटी और सैंक्शन क्या है? जो स्टेट ने आपके ऊपर लगाया है, जो स्टेट कहता है ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो लॉ है, वो लॉ बन जाएगा। और ये लॉ किसके बारे में है? ये रूल्स किसके बारे में है? ये जो रूल्स हैं ये किसके बारे में है? क्या कोई रिलीजियन के रूल्स होते हैं, या आपकी कोई ह्यूमन कंडक्ट, आपने कैसे बिहेव करना है, या फिर कैसे उठो बैठोगे, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, ये सारे के रूल्स जो हैं, ये भी तो रूल्स हैं, ये भी तो रूल्स हैं। क्या ये लॉ बन जाएंगे? क्या ये लॉ बन जाएंगे? नॉट रिलीजन, गुड। तो देखिए लॉ वही है जो बिल्कुल सही है कि वो रूल्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सोसाइटी जो निभाएगी वो सैंक्शन होने चाहिए, स्टेट ने सैंक्शन किया होना चाहिए, वो ही रूल्स जो हैं वो लॉ, जो उसी को लॉ माना जाएगा। अब जैसे कि मोरालिटी भी होती है, क्या मोरालिटी लॉ में आती है? मान लीजिए आप मॉरल वैल्यूज आपके बहुत लो हैं, हम पढ़ते तो हैं मॉरल साइंस, बचपन में पढ़ते हैं, आपको हमें पढ़ाया जाता है कि अच्छे इंसान बने, तभी बचपन में पढ़ा दो। लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन डूब रहा है और आपने उसको नहीं बचाया, जो एक पर्सन डूब रहा है आपने नहीं बचाया, तो क्या आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी? नो नो। क्यों? इसका रीजन क्या है? एनीबडी कैन टेल मी द रीजन एज वेल। मॉरल ड्यूटी, बिल्कुल, क्योंकि ये लीगल ड्यूटी नहीं है, ये स्टेट ने आपके ऊपर इम्पोज नहीं करी, स्टेट ने आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया, स्टेट ने नहीं कहा बचाओ, ये आपके ऊपर ड्यूटी है अंदरूनी। आपको पंडित जी ने कहा कि अब आ जाना इस तारीख को, आप वो हो रहा है मंदिर में कोई यज्ञ होना है, या गुरुद्वारे में, मस्जिद में, ये सारे सारे ये फंक्शंस होने हैं, वहां पे आप नहीं पहुंचे, आपने वादा किया था, आप नहीं पहुंचे, या आपको कहा कि हवन कराइए आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपने नहीं करवाया, क्या आपको कोई सजा होगी? कोई सजा नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी। तो क्या समझे हैं बेसिकली? आपने अपने भाई को धक्का मार दिया, आपने थोड़ी बहुत हाथापाई कर ली, ह्यूमन कंडक्ट। तो क्या समझे हैं? लॉ वही है, नो डाउट वो रूल्स के बारे में बात करता है, लेकिन वो रूल्स वो ही होंगे जो आपको स्टेट आपके ऊपर इम्पोज करता है, आपके ऊपर सैंक्शन लगाता है,
वही लॉ है। अदरवाइज रूल्स तो हर हर चीज के अलग अलग अपने अपने रूल्स हैं। तो दिस इज लॉ। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉट्स क्या है? व्हाट इज टॉट्स? टॉट्स क्या है? टॉट्स देखिए, वैसे तो ये फ्रेंच वर्ड है। कहाँ, अब अगर आप किसी ने पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे भी तो आपने सुना होगा, नहीं फ्रेंच वर्ड तो नहीं हमने सुना था, हमने तो लैटिन वर्ड सुना था। लेकिन ये टॉट्स एज इट इज ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है। लेकिन हमने कहां से इसको ड्राइव किया है, कहां से आया है ये जो आया है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड टॉटम, इसका मतलब है ट्विस्टेड, क्रूक्ड। और अगर हिंदी इंग्लिश में अगर इस टॉटम का एग्जैक्ट मतलब मैं अगर निकालूं इंग्लिश में तो मतलब है रॉन्ग, गलत करना। अब ये क्या है ट्विस्ट, ये क्या है ट्विस्टेड, क्रूक्ड, ये क्या हो गया? मतलब सिंपल ये बात सोचिए, जो हमारा स्टेट है ना, जो हमारा अभी मैंने पीछे कब करवाया था, जो सैंक्शन करता है रूल्स, वो एक ऐसे रूल्स बना रहा है कि जो हम जैसे लोग हैं, सिविलियन लोग हैं, वो उस रूल्स को अपनाते हुए अपना जीवन बिताएं, वो रूल्स को फॉलो करें। अगर वो आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप सीधे रास्ते जा रहे हो, आप रॉन्ग नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप रूल्स को तोड़ रहे हो, कोई रॉन्ग कर रहे हो, तो आप ट्विस्टेड हरकतें कर रहे हो, आप ट्विस्टेड, क्रूक्ड, कुछ गलत कर रहे हो, आप सही रास्ते नहीं जा रहे हो। आपका जो लॉ है वो आपको आपके ऊपर अजम्पशन लगाता है आप सही रास्ते ही चलेंगे। लेकिन अगर आप कोई गलत करते हो, कोई रॉन्ग करते हो, किसी का राइट खराब करते हो, लीगल राइट, किसी का हक छीनते हो, तो आप टॉट कमिट करते हो, तो आप टॉट कमिट करते हो। दिस इज सिविल रॉन्ग, यहां से ये वर्ड आया है। तो ये याद रखिए, ये टॉटम से आया है, लैटिन वर्ड। कहां से हमने लिया है इसको? टॉटम, लैटिन वर्ड है ये। वैसे अदरवाइज ये फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब है ट्विस्टेड, क्रूक्ड, टॉटम का। और अगर मैं इंग्लिश में टॉटम का मीनिंग निकालूं एग्जैक्ट, तो उसका मतलब होता है रॉन्ग, इसका मतलब है रॉन्ग। अब देखिए, क्या ये सिविल रॉन्ग है, क्या ये क्रिमिनल रॉन्ग है? देखिए रॉन्ग तो दो तरह के होते हैं, ऐसे ही करते हैं। रॉन्ग तो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। तो टॉट्स क्या है? टॉट्स क्या है? टॉट्स क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। क्रिमिनल रॉन्ग होने के लिए आपके क्रिमिनल लॉज के अंडर लाइबिलिटी बननी चाहिए, जैसे कि आईपीसी, बीएनएस, उसके अंडर अगर आपने कोई अपराध किया है तो वो क्रिमिनल रॉन्ग होगा। टॉर्ट्स कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। हम आईपीसी को नहीं उठाएंगे और देखेंगे क्या हमने ये जो अपराध किया है ये आईपीसी में आएगा, नहीं। हम पुरानी जजमेंट्स को उठा के देखेंगे क्या ये जो हमने किया है वो एक रॉन्ग है कि नहीं। अब मैं रॉन्ग के भी एग्जांपल दे देती हूँ। आप कह रहे हो कि बहुत देर होगी रॉन्ग रॉन्ग करते, रॉन्ग है क्या? रॉन्ग बेसिकली कोई भी छोटा मोटा रॉन्ग, आपने किसी को बदनामी करने के लिए कहीं पे कुछ लिख दिया, आपने किसी के पैम्फलेट छपा दिए गंदा सा कार्टून बना के, आप जैसे करते हो ना, क्लास में भी कई शरारतें करते हैं। आपने किसी को धक्का मार दिया, आपने किसी को फोन पे डराया कि मैं तुम्हें कल मारने वाला हूँ, मैं तुम्हारे चाकू मारूंगा कल, फोन पे डराया। आपने कोई नेग्लिजेंस कर दिया, आपका कोई काम था, आपने गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया।
और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका घर है, आप घर में ऐसा कुछ उबाल रहे हो, कुछ ऐसा केमिकल उबाल रहे हो जिससे इतनी ही गंदी बदबू आ रही है कि सांस, जो आपका जो नेबर है, उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो, आप लकड़ी ऐसे काट रहे हो, लकड़ी का काम है आपका, उसमें से जो बुरा निकलता है ना, वो ब्राउन ब्राउन, वो उड़ उड़ के सामने वाले आपके नेबर के ऊपर जा रहा है। सारा उसका घर, सोफे गंदे, कपड़े उसके सारे गंदे हो चुके हैं। दिस इज न्यूसेंस। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, बेसिकली ये रॉन्ग है, लेकिन ये रॉन्ग थोड़ा छोटा है, तो हम क्राइम्स में नहीं जाएंगे। हम क्राइम, आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आपने किसी को चाकू नहीं मारा, आपने किसी का कत्ल नहीं किया, किडनैप नहीं किया, आपने किसी को रोका नहीं कहीं जाने के लिए। हाँ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी होता है इसमें, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। ये छोटे लेवल के क्राइम्स हैं, रॉन्ग्स हैं, सॉरी, क्राइम्स नहीं वर्ड यूज करेंगे, क्राइम्स क्रिमिनल लॉ में आएगा। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा ये सिविल नेचर का है, ऑलवेज सिविल लाइबिलिटी। तो क्रिमिनल तो नहीं है, तो सवाल ये भी है, हमें ये तो पता लग गया कि ये सिविल रॉन्ग है। क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स हैं? सवाल ये है, क्या सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स हैं? गुड, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। एनीबडी? एक्सेप्शन, बिल्कुल ठीक, मैं वो भी करवाऊंगी। ऐसी चीजें भी हैं स्टूडेंट्स जो क्रिमिनल भी होते हैं, सिविल भी। एक ही चीज कर रहे हो, दोनों में लाइबिलिटी उभर के आ रही है। आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, चाहे सिविल में चले जाएं या क्रिमिनल में, इवन दोनों में भी जा सकते हैं, जैसे डेफामेशन में, दोनों में भी इकट्ठे जा सकते हैं। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा। देखिए, मैंने क्या सवाल पूछा था कि क्या सारे के सारे जो सिविल रॉन्ग हैं वो टॉर्ट्स हैं, वो टॉर्ट्स में आएंगे? आंसर इज नो। नो, सिविल रॉन्ग, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट बोलूं दैट ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट्स, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? दोबारा सुनिए, ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट्स। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी। मैं सोच देख रही थी किसको आता है किसको नहीं आता, और उस हिसाब से चलेंगे। देखिए, जो सिविल रॉन्ग होता है ना, यहीं से अगर मैं लूं, जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी सिविल रॉन्ग है ना। दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मेरे को 10 तारीख को ये गाड़ी डिलीवर कर देना, गाड़ी डिलीवर ही नहीं हुई, आपस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में तुम्हारी लाइबिलिटी बनेगी। ये सिविल रॉन्ग है, ये सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं है। गाड़ी का लेन देन क्रिमिनल मामला नहीं है, लेकिन ये टॉर्ट्स नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे, उसमें चेक करोगे किसकी क्या गलती है, कितनी ऑब्लिगेशन बनती है, और उसमें देखोगे। एक होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? आप ट्रस्टीज और बेनिफिशियरी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, एक देखिए, एक ट्रस्ट बनाता है, एक पर्सन ट्रस्ट होता है, बनाता है बेसिकली, जो असाइन करता है पर्सन। एक जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बन रहा है वो होता है बेनिफिशियरी। एक होता है जिसने बेनिफिट के लिए काम करना है, वो होता है ट्रस्टी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो ट्रस्टी है उसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये ट्रस्ट के पैसा इधर उधर नहीं करेगा, ये बेनिफिशियरी के लिए काम करेगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग दे दी है ट्रस्टी को कि ट्रस्टी, इसमें से जो भी रेंट आएगा ना, ये मेरा बच्चा है,
आपने इसके स्कूल की फी इधर से निकालनी है, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, वट एवर द केसेस, वट एवर। मान लीजिए ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मैंने अडॉप्ट कर रखा है, या मेरे रिश्तेदार के बच्चे हैं, मैं इनको हेल्प करना चाहता हूँ, तो ये लीजिए बिल्डिंग का किराया इनकी आप एजुकेशन में लगाओगे। तो अगर यहाँ पे जो ट्रस्टी है, इफ ही इज ब्रीचिंग, अगर वो बिल्डिंग का पैसा कहीं और लगा रहा है, अपने लिए कोई गाड़ी खरीद रहा है उसमें से, अपने लिए कोई घर खरीद रहा है, अपने लिए पर्सनल शॉपिंग कर रहा है, कपड़े जूते खरीद रहा है, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो भी सिविल रॉन्ग होता है, वो भी सिविल रॉन्ग होता है, बट वो टॉर्ट्स नहीं है, बट वो टॉर्ट्स नहीं है। तो अगर मैं एक गोला बनाऊं और कहूं कि ये गोला एक सिविल रॉन्ग है, और इसी के अंदर मैं कहूं 1 2, दोनों आंखें बन गई है, तो चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये हो गया हमारा, मैं इसको छोटा लिख रही हूं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्लीज समझिएगा, मैं छोटा लिख रही हूं, ठीक है। ये एक गोला है, ये सिविल रॉन्ग है पूरे के पूरे, उसके अंदर ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, दोनों ही सिविल गलतियां हैं, किसी में भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं भर रहे। लेकिन ये टॉर्ट्स भी नहीं है, ये टॉर्ट्स भी नहीं है। इसका हमें सबसे पहले कहाँ पता चलता है? देखिए, टॉर्ट्स की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे सवाल कराऊंगी आप वैसे ही कीजिएगा, वही पेपर में आते हैं, मेरे पास मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं क्लास के एंड में डिक्टेट भी करा दूंगी, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि इस टॉपिक में से इतनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको मत छोड़िए, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन बात समझने की ये है कि हमने किस हिसाब से चलना है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए, लगता तो ऐसे है कि रट्टा मारना पड़ रहा है, हम क्यों किसी की, जैसे कि सैलमन ने क्या कह दिया, टॉट्स क्या है, विनफील्ड क्या कह गए, हम क्यों रट्टा मारे। लेकिन आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर 1 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, जो हमारे चेकर्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनको मजा आता है कि अगर आप अच्छे एग्जैक्ट वर्ड्स लिख दिए, उनको मजा आता है, वो बच्चे का रट्टा अच्छा है, मतलब मैं मजाक मोड में ही बोल रही हूँ, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट होता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस बच गई ना, ये सारी की सारी, ये टॉर्ट्स है। सबसे पहले हमें इस चीज का पता चला है, लिमिटेशन एक्ट में हमारा डेफिनेशन में, लिमिटेशन एक्ट तो पहले बाद में आया, हमारे सैलमन विल्फिंड भी दे गए थे डेफिनेशन, लेकिन अगर मैं आपको कोडिफाइड बताऊं, ये हमें कैसे पता चला है, 2N में, 2N में हमें पता चला है, 2N या M है, या M है, आई कंफर्म ये M है कि N है, उसमें डेफिनेशन ऑफ टॉट डिफाइंड है। उन्होंने कुछ ये नहीं बताया डेफिनेशन में कि टॉट ये होता है, टॉट वो होता है, उन्होंने बस ये बता दिया लिमिटेशन एक्ट ने कि टॉट वो होता है जो सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ना ही वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो क्या समझे हैं, रेजिडुअल डेफिनेशन दे दी। रेजिडुअल समझते हो, बचे कुचे, बचे कुचे, पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं दी कि अच्छा ये टॉट होता है, ये टॉट होता है, नेग्लिजेंस करोगे, एक्सीडेंट करोगे, ये टॉट, ऐसे नहीं है। उन्होंने कह दिया ना ये है टॉट ना ये है टॉट, पर है तो सिविल रॉन्ग, तो इसमें ही आएगा, तो जो बचा कुचा है वो मान लो आप, बचा कुचा वो टॉट है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। 2M है, ऑल राइट, ठीक है, M ही है। मुझे लग ही रहा, तभी मैंने N से M इज हेयर, अगर हमने नोट करनी वैसे, दिस इज ऑल इन योर पीपीटी, इट्स मेंशन्ड, पर बोर्ड पे पढ़ेंगे बेटर है, पीपीटी में आप भी पढ़ सकते हो, मेरे को पता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं 2 लाइन में समझाने की कोशिश करूं, तो समझा पाएंगे? ये एक सिविल रॉन्ग है,
यस, अभी तक हमें यही पता चला है, बट इट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्लीज डोंट माइंड इफ आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, आपको समझ आना चाहिए. If this is not a breach of contract and breach of trust, ये हमें अभी तक यही पता चला है, यही पता चला है. दिस इज टॉट्स. सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है टॉट की, हमें अलग अलग फिलोसोफर्स की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, लिमिटेशन एक्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे भी हमें रेजिडुअल ही मिल रही है. तो ऐसे नहीं पता चल रहा ये टॉट है ये टॉट है, हमें ये पता चल रहा है कि ये सिविल रॉन्ग है और ये ब्रीच नहीं है ऑफ ट्रस्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. डेफिनेशन जो आपने करनी है नोट डाउन कर लीजिए, आपकी पीपीटी में है, पर मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं. देखिए मैं आपको पीपीटी भी रीड करवा सकती हूँ, वो भी आप मेरे को बता देना कमेंट में कि वो रीड करनी है, अदरवाइज मैंने मेंशन करी है. एक आपने विनफील्ड की करनी है, एक आपने सेलमेंट की करनी है, और एक आपने फ्रेजर की डेफिनेशन करनी है, और मैंने साथ में नीचे लिमिटेशन एक्ट की भी डेफिनेशन दे दी है. इसके अलावा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नहीं है. फ्रेजर ने स्पेसिफिकली बोला है ये है राइट इन रेम, मैं इसलिए लिख रही हूँ आपको याद हो जाएगा कि इसको कैसे याद करना है. इन्होंने फ्रेजर ने रेम वर्ड यूज किया है, इन्होंने यूज किया है कि ये सिविल रॉन्ग है और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. इन्होंने यूज किया है ब्रीच ऑफ ड्यूटी वर्ड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी. अब ये रेम क्या हुआ, व्हाट इज रेम? अब देखिए हम जूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहले ही सेमेस्टर में हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा एक ही लाइन बोलूंगी, मैं सोच रही हूँ आपको पता होगा. हर एक राइट की कॉरेस्पॉन्डेंस में एक ड्यूटी होती है. क्या आपको ये समझ आ रहा है? हर एक राइट, अगर आपको कोई राइट मिल रहा है तो आपको कोई ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी. हम कोरिलेशन पढ़ते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज का. तो ये जो ड्यूटी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या मतलब है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है? हर एक आदमी का एक सोसाइटी के प्रति एक ड्यूटी है और वो उसको निभानी होगी, तभी उसको राइट्स मिलेंगे, तभी उसको जो स्टेट है वो राइट देगा, नहीं तो उसके राइट छीन लेंगे. क्या है उसकी ड्यूटी? मैंने किसी की बेवजह किसी को तंग नहीं करना है, किसी का एक्सीडेंट नहीं करना है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना है, मैंने पीस मेंटेन करनी है. ये होता है आपकी ड्यूटी, ये आपकी लीगल ड्यूटी है. एक होता है लीगल राइट. अगर आप किसी का लीगल राइट को छीनते हो, लीगल राइट क्या क्या होता है? बहुत लीगल राइट्स, हर लीगल राइट्स हैं आपके. राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, राइट टू लिव इन पीसफुल वर्ल्ड, ये सारे आपकी लीगल राइट हैं. ये सारी के सारी लीगल राइट हैं. यू नेम इट, वो आपका लीगल राइट है, सभी में आ जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, आपके कोई और स्टैच्यूटरी राइट, वो सारे को अगर इंक्लूड कर लोगे तो वो आपका लीगल राइट है. तो अगर आपका कोई लीगल राइट को छीनता है, उस पर इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दिया. कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए. मतलब अगर इन्फ्रिंजमेंट मतलब होता है खराब करना. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ है एक आदमी का, ए का हुआ है, मान लीजिए किया है बी ने उसको धक्का मार दिया, असॉल्ट कर दिया, या फिर उस बेचारे की कुर्सी खींच दी और वो नीचे गिर गया, उसको हर्ट हो गया. उससे उसका राइट इन्फ्रिंजमेंट था. क्या था राइट? मैं पीसफुली यहाँ पे बैठने वाला हूँ, ये भी लीगल राइट है. मैं अपना स्पेस एंजॉय कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को कोई तंग ना करे, कोई बेवजह तंग ना करे. इसीलिए देखिए टॉर्ट्स है तो बहुत छोटे लेवल का जो आपका बेसिकली जो रॉन्ग होता है, लेकिन ये जरूरी है कि इसको भी जो कोर्ट्स हैं इसको भी कंसिडर करें. क्योंकि अगर ऐसा कहोगे कि फिर क्या हुआ कुर्सी खींच दी, फिर क्या हुआ वोट देने नहीं दिया तुम्हें,
फिर क्या हुआ? तुम्हें कोई डैमेज तो नहीं हुआ ना? तुम्हारा लीगल राइट ही छीना है, फिर क्या हुआ? किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? अगर ऐसे अलाउड करने दे दिया गया तो वैसे ही सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, कोई भी किसी का राइट ऐसे छीनता फिरेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा। तो उस चीज के लिए बेहद जरूरी है कि चाहे छोटा मोटा सिविल रॉन्ग क्यों नहीं है, छोटी मोटी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की नहीं है, क्यों नहीं है, छोटा मोटा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट क्यों नहीं है, दैट इज टॉर्ट्स। आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। डैमेजेस इज द रेमेडी। रेमेडी पे भी आते हैं। पहले देखिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो गया, लीगल ड्यूटी थी किसकी? बी की, कि ए को तंग मत करना, उसकी कुर्सी नहीं खींचनी है, इसने खींच दी, टॉर्ट कमिट हो गया। टॉर्ट तो हो गया, अब ए का राइट आ गया, ठीक है, मतलब ये इसके अगेंस्ट लीगल राइट इसका खराब हुआ है, मतलब इसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। अब ए को मिलेगा क्या बदले में? क्या ये इसको सजा दिलवा सकता है? अगर सजा के मामले में पहुंच गया तो ये तो क्राइम्स बन जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि ये सिविल रॉन्ग है, तो सजा तो नहीं हो सकती। तो व्हाट इज द रेमेडी? अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो मोटी मोटी दो ही तरह के रेमेडी है यहाँ पे मिलेगी आपको टॉर्ट्स में। एक है डैमेजेस और एक है इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है रोक लगाना, जज साहब इसको रोक दो, मेरे घर के ऊपर मेरे घर के सामने ये दीवार मत बनाए, जज साहब मेरी हवा पानी हवा और सनलाइट खराब हो रही है, जज साहब रोक दीजिए इसको। मैं धक्का मुक्की नहीं कर सकता जज साहब, आपके पास आया हूँ, जी ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, लॉ के हिसाब से चलूंगा। इंजंक्शन, डैमेजेस। डैमेजेस क्या होती है? आपके वैसे तो अलग अलग वर्ड होता है। डैमेजेस होता है जितना नुकसान हुआ है उतना एग्जैक्ट अमाउंट मिलना। अमाउंट अगर मैं कहूं मॉनिटरी, अगर मैं वर्ड बोलूं मॉनिटरी अमाउंट। कॉम्पेंसेशन थोड़ा अलग होता है, कॉम्पेंसेशन को भी इसको बोल देते हैं कि ये कॉम्पेंसेशन है। कॉम्पेंसेशन होता है जितना मतलब भरपाई की है आपने, ऊपर से थोड़ा सा कॉम्पेंसेट भी कर दिया। डैमेजेस होता है जितना नुकसान हुआ है उतना इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। और दिस इज रेमेडी का रूल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस यस, टॉर्ट सप्लाई इन इंडिया, यस यस। देखिए स्टूडेंट्स, ये एज लेट एज 1101 की सदी में ये जो है टॉर्ट्स तब से चला आ रहा है, इतना पुराना है, इतना पुराना। तो अंग्रेज तो उसके बाद आए हैं, कितनी देर बाद, 16वीं सेंचुरी में, फिर उसके बाद आके कब वो इतना रूल कर लिया, फिर छोड़ के गए हैं। अंग्रेजों ने ही ये स्टार्ट किया था यहाँ पे इंडिया में रूल, और वो चलता आ रहा है। इंडिया में है, इंडिया में है। तो कुछ डिफरेंसेस हैं कुछ कुछ लॉ में, वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। जैसे लाइबल स्लेंडर में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, इंडियन और इंग्लिश लॉ में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। अदरवाइज जो हम एक प्रेसिडेंट समझते हो बेसिकली, टॉर्ट्स कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए हमें जो पुरानी जजमेंट्स हैं उसी को देख के ही एक लॉ पढ़ना है। जो पुराने जो जो फैसले हुए हैं तो वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो जज साहब ने बोल दिया वो लॉ बन जाएगा, वही टॉर्ट्स है, वही टॉर्ट्स का लॉ है। तो जो जो अंग्रेजों ने भी हेल्ड किया था वो भी लॉ है, वो भी लॉ है, क्योंकि हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो इंग्लिश केसेस बहुत होंगे इसमें, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कहानियां हैं बस इसमें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सेक्शन ये है, इसमें ये मतलब है, कुछ भी नहीं है, ओनली स्टोरीज। आपको पता ही है केस लॉज में स्टोरीज होती हैं, और स्टोरीज आपको याद रहेंगी रहेंगी। तो केस लॉज बहुत इंटरेस्टिंग है इसके, तो आपको मजा आने वाले क्लास में, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो यहाँ तक देखिए रेमेडीज कर लिया हमने, थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे आपको, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, विल कीप इट शॉर्ट। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या कोई अगर बच्चा बता दे तो भी ठीक है, नहीं तो मैं आपको मैं तो बताऊंगी कि टॉर्ट्स में क्या मेंजरिया देखा जाता है, टॉर्ट्स में क्या इंटेंशन को देखा जाता है।
बिल्कुल ठीक, काफियों को आता है, वेरी 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 गुड। देखिए अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंज्रिया अगर बाइफरकेट करने की कोशिश करूं, मेंज्रिया क्या होता है? इंटेंशन। मैं बाइफरकेट कर रही हूँ टाइप्स ऑफ थॉट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। अब एक तो होता है इंटेंशनल भी होता है, ऐसे नहीं है कि देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि देखा नहीं जाता, लेकिन आप जबरदस्ती भी किसी के अगेंस्ट डिफेम करने की कोशिश करते हो। मुझे उस बच्चे इस लड़की से नफरत है, मैं इसको बदनामी करके इस पे ऐसे छुपा दूंगी या छुपा दूंगा, जो भी। हाँ, इंटेंशन वहां पे है, लेकिन लेकिन जब आपने टॉट्स में कॉम्पेंसेशन या फिर डैमेजेस होंगे तो इंटेंशन की थोड़ी सी वैल्यू होती है सेंटेंसिंग के टाइम पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज ये कह दे, ओ जज साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके अगेंस्ट नहीं छापना था, या फिर ये ऐसी लड़की नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने चेक ही नहीं किया, मुझे किसी ने बताया और मैंने आगे छाप दिया, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं इसको बदनाम करूं। ये आप डिफेंस नहीं ले सकते टॉट्स में, क्योंकि इंटेंशन इज इरेलीवेंट। देखा जाता है उसको किस लेवल का उसने बदनामी करी है, वहां पे देखा जाएगा डैमेजेस के टाइम पे, लेकिन अदरवाइज इरेलीवेंट। एक होता है जहां पे मोटिव होता है, एक होता है जहां पे नेग्लिजेंस होता है, और एक होता है जहां पे नो इंटेंशन एट ऑल, कुछ भी नहीं है, अच्छे से ध्यान भी रखा था फिर भी गलत कर बैठे हैं। मोटिव देखिए, अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और करंट है सेक्शन 6 और बीएसए, वहां पे मोटिव रेलिवेंट है। आईपीसी में मोटिव रेलिवेंट नहीं होता, आईपीसी में बीएसए बीएनएस में आपका केवल इंटेंशनल रेलिवेंट होता है। टॉट्स में मोटिव रेलिवेंट नहीं होता एज अ जनरल रूल। टॉट्स में मोटिव रेलिवेंट नहीं होता, मतलब आपने किसी बच्चों को, अनाथ बच्चों को खाना देने के लिए अगर चोरी करी है, किसी का सामान उठाया है, चोरी तो वैसे थेफ्ट में भी आ जाएगा, पर एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बहुत किसी का नुकसान कर दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरा मोटिव था ना वो अच्छा था, मुझे माफ करो, मुझे कोई सजा ना दो। नहीं, ऐसे आप नहीं कह सकते। अगेन नॉट रेलेवेंट। इसमें मैं आपको मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट करवाऊंगी, लेकिन वो किसी और दिन के लिए, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, किसी और दिन पढ़ लेंगे। नेग्लिजेंस देखिए, नेग्लिजेंस होता है, इसमें इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस होती है। अगर आपने आईपीसी में 304A पढ़ा है, या फिर अगर नहीं भी पढ़ा, तो उसमें क्या होता है? एक्सीडेंट का मामला, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। एक्सीडेंट करते हो तो क्राइम्स में सजा मिलेगी। तो क्राइम्स में सजा क्यों मिल रही है? वहां पे जो हमारा मैकॉले ने क्राइम का लिखा हुआ आपका पूरा कोडिफिकेशन, उन्होंने बताया कि अगर आप तेज चला रहे हो एक स्पीड लिमिट से, या गाने सुनते हो, या ऐसे ध्यान से नहीं चला रहे, आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया है कि शायद अगर सामने से कोई आ जाए ना, मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं होने वाली। आपके जहन में थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ी सी अवेयरनेस है, इफ नॉट नॉलेज। नॉलेज नहीं है। अगर आपको डिग्रीज ऑफ मेंज्रिया पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं। देखिए डिग्रीज होती हैं, इस पे वापस आते हैं। सबसे ऊपर आती है इंटेंशनल, चाकू मारा और दिल पे मारा सीधा, मर्डर, हाईएस्ट लेवल। फिर होता है नॉलेज, पता है इसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, ये बीमार आदमी है, इसका थोड़ा सा यहीं पे अटैक करता हूँ, जहां पे इसका पसलियां टूटी थी पहले, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे मारता हूँ, हर्ट कर दूंगा, शायद इसकी डेथ भी हो सकती है। यू हैव नॉलेज। फिर है आपका रीजन टू बिलीव।
रीजन टू बिलीव, आपको थोड़ा सा लगता है अगर ऐसे करूंगा तो ये क्राइम हो जाएगा। ये डिग्री ऐसे नीचे जाएगी, ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोएस्ट, और लास्ट है आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब केवल अवेयरनेस है, कहीं पे थोड़ा सा पता है फिर भी नेग्लिजेंट हो, बहुत रैशली चला रहे हो, क्रेन को मैनेज कर रहे हो, नीचे काफी लोग खड़े हुए हैं, आप नहीं उसको ध्यान रख रहे, आपने जो पत्थर लेके जा रहे हो क्रेन में थोड़ा सा नीचे गिर गया, किसी का सिर पे लगा, उसकी डेथ हो गई, नेग्लिजेंट एक्ट। आपका इंटेंशन नहीं था, आपने ध्यान नहीं रखा, टॉट है। सॉरी। अब देखते हैं, वापस आते हैं। नो इंटेंशन एट ऑल, क्या ऐसे भी है, ध्यान भी रखा है, ध्यान भी रखा, क्रेन को ध्यान से दिया, सब कुछ जो जो लॉ ने कहा था उसके चेकलिस्ट भी करे, फिर भी टॉट्स में आ सकता है क्या? फिर भी आप अगर गलती करते हो फिर भी आपका टॉट्स बन सकता है क्या? ऐसा भी है? एनीबडी? एनीबडी? गुड, कुछ का आ रहा है एक्ट ऑफ गॉड। यस, देखिए यहाँ यही है टॉट का असली, जो मैं कहती हूँ जेम, मतलब असली टॉट। कुछ भी नहीं किया, पूरे के पूरी प्रिकॉशंस भी ली, लेकिन किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज कर बैठे हो, टॉट कंप्लीट है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस भगवती ने एस्टेब्लिश किया, ये ऑल इंडिया में हुआ है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अगर कोई धुआं मतलब कोई गैस लीक हो रही है, ओपीएम गैस लीक, और आपने पूरे प्रिकॉशंस भी लिए, जैसे जैसे सरकार ने कहा था ऐसे होनी चाहिए, इतनी लीकेज, मतलब यहाँ पे ये वाला लगना चाहिए लॉक, यहाँ पे ये वाला, फिर भी किसी कारणों के कारण भगवान ने बिजली गिरा दी वहां पे और लीक होगी, आपके हाथ में कुछ नहीं था, सारे के सारे प्रिकॉशंस भी लिए, फिर भी लाइबिलिटी बन जाएगी, फिर भी लाइबिलिटी बन जाएगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है, रैलेंड वर्सेस फ्लेचर में एस्टेब्लिश हुआ था, वो भी सेम है लेवल, हम आएंगे उसके ऊपर, अभी सिर्फ मैं आपको बेस बता रही हूँ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का अगला रूप है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, टाइप्स देख लें थोड़ा सा। एक हो सकता है आप किसी की बॉडी अगेंस्ट बॉडी हर्ट कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, किसी को बैटरी कर रहे हो, बैटरी धक्का मुक्की कर रहे हो, कुर्सी खींच दी किसी की, बैठने लगा था। एक होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टॉट, ये टाइप्स हैं। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे करोगे? जैसे कि ट्रेसपास कर दिया, न्यूइसेंस कर दी। प्रॉपर्टी न्यूइसेंस में क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी को उनकी एंजॉयमेंट कम कर रहे हो, ऐसे धुआं उसके घर में फेंक रहे हो, ऐसे कुछ ऐसे बारूद आ रहा है उसके घर में, पूरा कपड़े लाल हो गए उसके सामने वाले नेबर के, बैठा वो घर पे ही, आप नहीं जा रहे उसके घर में, लेकिन ऐसे अंदर कोई सामान जा रहा है, कोई भी सामान उड़ता हुआ, तो वो उसका जो बेसिकली प्रॉपर्टी एंजॉय करने का जो राइट है, लीगल राइट है उसका, राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लीगल राइट, वो इन्फ्रिंज हो गया और वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अगेंस्ट बॉडी हो गया, अगेंस्ट रेपुटेशन, ये आपको सबको पता ही है, डेफामेशन, अगेंस्ट इकोनॉमिक राइट्स,
ये क्या होता है, इंजूरिया फॉल्सहुड करेंगे, एक थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट होता है। बेसिकली आपको किसी से इतनी जेलसी है, दुश्मनी है, आप दो दुकानदार हो, आप दूसरे दुकानदार के बारे में बुरा भला फैला रहे हो, आप कह रहे हो इसके प्रोडक्ट मत खरीदो, ये खराब करेंगे, ये मत खरीदो, इसमें तो बैटरी फूट जाती है, ये फोन मत लो, ये जो बेच रहा है ये आपको नुकसान करेगा। तो फॉल्सहुड इंजूरिया कर रहे हो आप झूठी मूठी अफवाह फैला रहे हो। इससे मिलता ही है बेसिकली फ्रॉड, या फिर अगर मैं कहूं फॉल्स हुड। और लास्ट है मिसलेनियस, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी हो गया आपका, किसी के साथ मिलके आपने किसी को प्लानिंग कर ली। कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, केवल एग्री करा है कि इसका में हम नुकसान करने वाले हैं, कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट होगी, एक्चुअल नुकसान होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम अलग अलग लॉ में पढ़ते हैं, किसमें, आईपीसी में पढ़ते हैं, इसके बारे में एविडेंस में भी पढ़ते हैं, कॉन्स्पिरेसी में। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो डैमनम साइन इंजूरिया बता रहे हो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टुडे इज जस्ट अ बेस क्लास, इतना नहीं पढ़ेंगे फिर ऐसा ना लगे कि ये क्या हो गया एक दिन में। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेस क्लास है। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? अच्छा, क्या टॉट्स और क्राइम सेम हो सकते हैं? ऐसे कौन से मामले हैं जो टॉट्स भी है और क्राइम्स में भी आएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक। सीधा सूट फाइल करेंगे या कहाँ पे, किसको सूट फाइल करेंगे? सीधा सीधा सूट, जितेंद्र। यस यस, आई विल मेक श्योर। मैं इसके बाद आपको नोट डाउन ही करवाने वाली हूँ, ठीक है जी, टेंशन मत लीजिए, मैं सब नोट डाउन कराऊंगी। जो भी टॉपिक्स लिखवाऊंगी इंपॉर्टेंट हैं, बेंस के लिए करेंगे, जो भी टॉपिक इसके बाद लिखवाऊंगी। ओके जी, टॉट्स और क्राइम्स में देखिए, बिल्कुल ठीक आपने, किसी ने बताया है डेफामेशन, कोई और डेफामेशन के अलावा भी है कोई? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एक ट्रेसपास आया है और एक नेग्लिजेंस आया है, बिल्कुल ठीक। ट्रेसपास देखिए लॉ हम टॉर्ट्स में भी पढ़ेंगे, एक हम क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास भी पढ़ते हैं, वो क्राइम्स है। एक होता है जी न्यूइसेंस। टॉर्ट्स स्टूडेंट्स प्राइवेट रॉन्ग होता है। आप किसी पूरी दुनिया के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, राइट इन रेम है, कंफ्यूज मत होइए, लेकिन ये प्राइवेट रॉन्ग है। किसी ने आपको आपको अकेले को पर्सनली आपको खराब किया है, प्राइवेट रॉन्ग। पब्लिक न्यूइसेंस कब हो जाएगा? जब सारे के सारे लोग खराब हो रहे हैं, इतना बड़ा पूरा पुल ही गिर गया, पूरा पुल ही गिर गया, सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, कैसे कैसे घूम घूम के जाएं, स्टेट विल टेक द एक्शन, वो क्राइम्स में आ जाएगा। प्राइवेट रॉन्ग आपके आप सिर्फ आपको नहीं दिक्कत आ रही, सारे लोग ही घूम घूम के जा रहे हो, आप क्राइम्स में नहीं जा सकते, आप डैमेजेस में जा सकते हो, आप डैमेजेस में जा सकते हो, आप टॉर्ट्स में जा सकते हो। हाँ लेकिन खड्डा था, आप गिर ही गए बेचारे, आप स्कूटर पे जा रहे थे और गिर गए, अंदर आपको चोट लगी, तो आप क्राइम्स में जा सकते हो, तो आप क्राइम्स में जा सकते हो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि स्टेट मेरी तरफ से एक्शन ले, यू कैन डायरेक्टली गो और क्राइम्स में जा सकते हो। ठीक है, यस, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, बिल्कुल ठीक। कन्फाइनमेंट के जो केसेस हैं, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। क्राइम्स भी है और टॉर्ट्स भी है, कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेनमेंट, रिस्ट्रेंड।
अच्छा तो मैं आपको डिफरेंस यहाँ बोर्ड पे करवा दूं, डिफरेंस बिटवीन जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या थॉट्स ऐसे करवा दूं, या फिर आप पीपीटी से करना चाहते हो, मेरे को ये बता दो। मैं यहाँ पे भी करा दूंगी बोर्ड पे, मैं आपको पीपीटी एज इट इज भी दे दूंगी, अगर आप पढ़ सकते हो जैसे भी आप, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर और हमें पता होना चाहिए हमें कैसे पढ़ना है, और विच एवर सूट्स बेस्ट फॉर यू, दैट्स द वे ऑफ टीचिंग, वही होनी चाहिए। तो अगर आपने जैसे आई हैव, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो आपके लिए बहुत ही गुड इनफ नोट्स हैं, जो जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जो भी पीपीटीज रोज की रोज, वो गुड इनफ है, बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, आई जस्ट लेट, मैं आपको फ्री कर देती हूँ, फिर आप क्वेश्चंस पूछ लेना। आप ऐसे करते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चंस डिक्टेट कर देती हूँ, पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस भी करा देती हूँ। प्लीज राइट डाउन। आप राइट डाउन करना चाहते हो या फिर मैं इसकी भी पीपीटी दे दूं? श्योर, प्लीज राइट डाउन। लास्ट 20 ईयर्स में ये वाले 12 क्वेश्चंस आए हैं सबसे ज्यादा। ये 12 क्वेश्चंस के अलग अलग टॉपिक हैं, लास्ट 20 ईयर्स की बात हो रही है, और मैं नंबर ऑफ आपको टाइम्स भी बताऊंगी कितनी बार कौन कितना है। लिखिए नंबर 1, लिखिए नंबर 1, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ थॉट्स। इसके नीचे 2 हेडिंग लिखाइए, ए में लिखिए मैग्जिम्स, ए में लिखिए मैग्जिम्स। मैग्जिम्स कौन से हैं? डैमनम इंजोरिया वाले, वो मैं कल करवाऊंगी। बी में लिखिए, सॉरी, बी में लिखिए डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ थॉट एंड लॉ ऑफ थॉट्स। हिंदी में नहीं है फिलहाल, आप ऐसे लिखिए, इंग्लिश में लिखिए एक बारी। ये कितनी बार आ चुका है? ये 15 बार आ चुका है, पिछले 20 सालों में 15 बार, मान के चलिए हर साल ही आता है, एक आधा साल छोड़ के। दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन, एक बताया मैंने। फटाफट लिख लीजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको फ्री कर देती हूँ, कोई बात नहीं। 7:30 तक पढ़ेंगे, ठीक है? 7:30 तक पढ़ लो, सवा घंटा तो पढ़ो। चलिए सेकंड, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी 5 बार आया हुआ है। इसके साथ लिख लो स्लैश एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वो भी साथ में ही है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी स्लैश एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। फिर लिखिए वाइकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी 4 बार। फिर लिखो जनरल डिफेंसेस, जनरल डिफेंसेस, वॉलंटी नॉन फिट वाले, वो करो, कराऊंगी मैं, कोई नहीं। 6 बार आ चुका है, 6 बार। फिर लिखिए जॉइंट टॉट फीजर, जॉइंट टॉट फीजर 2 टाइम्स। फिर लिखिए रेमेडीज, रेमेडीज कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की, आज ही करी है, डैमेजेस और इंजंक्शंस। रेमेडीज में लिखिए 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर लिखिए नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का टॉपिक 10 टाइम्स। डेफामेशन 12 टाइम्स। कौन सा रिपीट? जॉइंट टॉट फीजर होता है, ये देखिए, एक होता है जॉइंट
tortfeasor. General defenses 6 times, joint tortfeasor 2 times, remedies 3 times, negligence 10 times. इसके पहले हो गया defamation 12 times, nuisance 9 times, false imprisonment 3 times, और लास्ट है malicious prosecution 5 times. देखिए टॉट के लिए बुक बांगी अच्छी है अगर आपने लेनी है. अगर आप केवल यहाँ पे पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे, आपको बांगिया लेने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी फॉर दिस सब्जेक्ट एट लीस्ट. आई डोंट नो अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, बट फॉर दिस सब्जेक्ट यू कैन ट्रस्ट. जो भी मैं आपको बताऊंगी या जो केस लॉस होंगे या जो भी पॉइंट्स होंगे वो कर लीजिए, दैट इज गुड इनफ. जॉइंट टॉर्टफीजर देखिए, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बताना था. आ गया पॉइंट तो ठीक, अच्छी बात है. देखिए ये क्या होता है जॉइंट टॉर्टफीजर, मतलब जो टॉर्टफीजर देखिए पहले तो. अच्छा टॉर्टफीजर लिखो गया. पहले तो टॉर्टफीजर देखते हैं. जो टॉर्ट कमिट करता है बेसिकली एक्यूज्ड, उसको क्या बोलते हैं टॉर्ट्स की लैंग्वेज में? टॉर्टफीजर. इसने क्या किया? टॉर्ट. किसके अगेंस्ट किया? उसको बोलते हैं प्लेंटिफ या फिर कंप्लेनेंट. एक मैंने आपको जो चीज बतानी थी वो है कि टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. जो मैंने रेमेडीज वाला पॉइंट करवाया था ना, उसमें जो मतलब डैमेजेस आपको मिलते हैं ना, वो अनलिक्विडेटेड होते हैं. ये क्या होता है? देखने में तो बड़ा अजीब सा भारी सा वर्ड है, लेकिन बहुत इजी है, कुछ खास नहीं. ऐसे डैमेजेस जो पहले से तय ना हुए हों, ऐसे डैमेजेस जो पार्टीज का पहले से नहीं पता. अब दिमाग लगा के सोचिए, अगर कोई आदमी, आप चल के जा रहे हो और आपको कोई ठोक गया, भगवान ना करे आपको ठोके, मान लीजिए ए और बी है. ए गाड़ी चला रहा है, ध्यान से नहीं चलाया और बी को ठोक गया, इसका नुकसान हो गया, इसको हर्ट हो गया. ये तो ये जो बी है ये इससे डैमेजेस ले लेगा ना. क्या ये ऑलरेडी डिसाइडेड होंगे कि अगर ए तुम मेरे को कभी मारोगे तो मुझे 50,000 देना, है ना? ऐसे ये तो कोई तुक्की नहीं बनी, क्योंकि देयर इज नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच. दैट्स वाई टॉर्ट्स एंड जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर वेरी डिफरेंट. है सिविल रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे कोई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. आप किसी भी दुनिया के अगेंस्ट जा सकते हो, केस ठोक दो, कोई किसी के अगेंस्ट जिसने भी आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज किया है. बस 2 चीजें प्रूफ करनी होगी. जी जज साहब, मेरा लीगल राइट बनता था और इसने इन्फ्रिंज कर दिया. बस मेरा लीगल राइट था, मैं उसको यूज करती सड़क को, और मैं पीसफुली जा रही थी और ये मेरे को टक्कर मार गया. तो क्या समझे हैं? अनलिक्विडेड डैमेजेस क्या होते हैं? जो कि नॉट प्री प्लान्ड होते हैं या प्री डिसाइडेड, अगर मैं वर्ड लिखूं.
जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है, प्री डिसाइडेड होते हैं। अगर तुमने ये चाइना से जो मशीन आ रही है ना, अगर तुमने गलत भेज दी या सही टाइम पे नहीं भेजी तो तुम्हें 1 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ तुम मुकर जाते हो, तुम देते ही नहीं सामान, तो इतनी पेनल्टी लगेगी। भुगता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, नहीं भुगता तो जाने दो। मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये मशीन नहीं पहुंची, तो मैं तो तुम्हें पेनल्टी लगाऊंगा 50 लाख की। भुगता है तो दो, नहीं तो ठीक है, कोई नहीं, मैं किसी और से करवा लूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड ऑलरेडी मेंशन्ड है, कितने ब्रीच किया, तुम मुकरे तो 50 लाख तुम्हें देना पड़ेगा, मैं मुकरा मैं भी 50 लाख दूंगा अगर हमने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज नहीं करी। तो दिस इज लिक्विडेटेड। एक होता है अनलिक्विडेटेड। तो टॉर्ट्स में याद रखिए हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। तो अगर मैं 3 लाइंस में टॉर्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, नंबर 1 ये सिविल रॉन्ग है, नंबर 2 इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, और नंबर 3 इसमें अगर आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो, ब्रीच ऑफ राइट, सॉरी, इसमें ब्रीच ऑफ राइट होता है। जैसे ही राइट आपका ब्रीच हुआ, आपका जो रेमेडी लेने का जो टाइम आएगा, वहां पे आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेज से ओनली 3 लाइंस में आपका पूरा का पूरा टॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ लीगल राइट, और बिकॉज ब्रीच हो गया है आपको मुआवजा मिलेगा, भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो भरपाई कैसे होगी? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की डैमेजेस मिलेंगे। ज्यादातर 90% केसेस में डैमेजेस मिलते हैं, कभी होते हैं 10% इंजंक्शन चाहिए, वो मामले अलग होते हैं, वो मामले अलग है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया है जो लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में। अगर मैं आपको डिफरेंस करवाऊं, ये होता है जी प्री प्लान्ड, नॉट प्री प्लान्ड। कहां पे मिलेगा? टॉर्ट्स में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी मिल सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। ये मोटे मोटे डिफरेंस हैं। और इसमें आप कर सकते हो यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट के मामले में होते हैं, या फिर अगर ट्रस्ट के मामले में भी है तो आपस में ट्रस्टीज और बेनिफिशियरीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे ओरली हो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे नो प्रीविटी, कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये आपको पीपीटी में मिल जाएंगी, आप प्लीज पढ़ के आना, कल थोड़ा सा रिवाइज करके आना। टॉर्ट्स और अगर मैं क्राइम्स में डिफरेंस करवाऊं, सबसे पहले टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल है, सिंपल क्रिमिनल रॉन्ग या यहाँ पे पेनल्टी कहाँ कैसे लगती है? डैमेजेस मिलेंगे बस। यहाँ पे जेल भी जाना पड़ सकता है, जाते ही हम जेल, इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे प्राइवेट पर्सन एक्शन लेगा, यहाँ पे स्टेट लेंगे। और अगर आप बता सकते हो यहाँ पे आपका बेसिकली आपका कोई राइट नहीं खराब हो रहा, बेसिकली आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रही, यहाँ आपकी कोई फ्रीडम नहीं खराब हो रही। इन केस ऑफ टॉर्ट्स केवल डैमेजेस, मॉनेटरी डैमेजेस। यहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट मिल रही है, यहाँ पे फाइन भी मिल सकते हैं। एक सिविल जेल भी होती है, सिविल जेल भी होती है, वो अलग होती है। सीपीसी में कभी कभार सिविल जेल में भी जाना पड़ता है, लेकिन वो सिविल मामले में ही जाओगे, क्रिमिनल अलग होती है। अगेन क्राइम्स में फाइन्स भी अलाउड है, जैसे कि यहाँ पे डैमेजेस है, क्राइम्स में आईपीसी में फाइन्स भी दे सकते हो,
357 CRPC कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा विक्टिम को, वहां पे भी है। कुछ चीजें ओवरलैप्ड भी है, कुछ चीजें जैसे कि ओवरलैप की अगर मैं बात करूं तो डेफामेशन इधर भी आएगा, डेफामेशन इधर भी आएगा, वो मैंने आपको करवाई दी है कौन कौन से हैं। पब्लिक इधर प्राइवेट आ जाएगा, इधर प्राइवेट न्यूसेंस है, इधर पब्लिक आ जाएगा। हाँ जी 3 months, हाँ जी ठीक है पूछ लीजिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन हेयर टिल हेयर, एनी क्वेश्चन? मैं इतना ही करवाती हूँ, मैं कुछ डिफरेंस आपको कल करवा दूंगी, 2-3 डिफरेंस और मैंने करवाने थे। मैंने आपको 2 डिफरेंस करवाए हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड, और मैंने क्राइम्स एंड टॉर्ट्स में बता दिए। कल मैं आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ टॉर्ट्स में, सॉरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिफरेंस करवा दूंगी, ठीक है? इतने ही पढ़ेंगे। यू मे आस्क क्वेश्चंस नाउ, यू मे आस्क क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने पीपीटीज में नहीं पढ़ाया प्रवीण, मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आर यू सेइंग दिस। मैंने पीपीटी खोली है यहाँ पे? यस, आदित्य इज आस्किंग क्या किसी विक्टिम की फैमिली किसी मर्डर केस में टॉर्ट्स में ले सकते हैं? देखिए मर्डर में तो नहीं, अगर लेकिन किसी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट का मामला, तब तब ले सकते हैं। मर्डर प्योर आपका क्राइम्स में जाएंगे, वहां पे आपको कॉम्पेंसेशन 3 आप सीआरपीसी में जाओगे कॉम्पेंसेशन लेने, टॉर्ट्स में नहीं जाओगे। कुछ और सवाल है तो पूछो। मैंने तो देखिए पीपीटी शुरू ही नहीं करी और पहले ही सवाल आने शुरू हो गए पीपीटी में से हम क्यों पढ़े। आई डोंट नो, आई विल नॉट नो कि मैं आपको घर पे पीपीटी पढ़ने को दूं कि मैं यहाँ पे पीपीटी पढ़ाना शुरू करूं, मेरे को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि कुछ आपके बहुत अलग अलग राय होते हैं। किसी को यहाँ पे पढ़ना है, किसी को पीपीटी से रीड करवाना है, कोई घर पे पढ़ना ही नहीं चाहता, यहाँ पे ही पढ़ा दो पीपीटी। देखिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा दिया करूंगी, आपको थोड़ा सा साथ के साथ चलना पड़ेगा। ओहो वैष्णवी, इसका बेयर एक्ट नहीं होता बेटा जी, मैं बता तो रही हूँ, दिस इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ। टॉर्ट्स का कोई बेयर एक्ट नहीं है। टॉर्ट्स पढ़ना है तो सिर्फ केस लॉस पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रवीण मैंने इसलिए बोला था सब पीपीटी में है ताकि आप बेवजह नोट करने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप ऐसे करवाना चाहते हो तो मैं नहीं बोला करूंगी, अगर आपने इसको नोट करना है तो आप कर लो। मैं अपना बेसिकली अपना प्लस पॉइंट बता रही थी दैट आई हैव, मैंने बहुत हार्ड मेहनत करी है कि मैंने पीपीटीज बनाई है, इसके ऊपर खुद बनाई है मैंने कि ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, ये आपको ढूंढने ना पड़े। आपको नोट्स भी मिलेंगे लेकिन आई हैव ऑल्सो पुट वेरी मच एफर्ट्स कि आपको यहीं से आपका सारा केस सॉल्व हो जाए, इधर उधर जाना ना पड़े। परेशान होते हैं बच्चे, यहाँ से उठाएं, यहाँ से कौन सी बुक लें, ये आपके स्टडी AQ के नोट्स देखें या पीपीटी से पढ़ें, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि पीपीटीज में है, दैट्स वाई।
अदरवाइज मैंने पीपीटीज में पढ़ाना होता तो मैं ये बोर्ड ना खोलती, मैं पीपीटी से डायरेक्ट शुरू कर देती। मेंस्ट्रुआ के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए मेंस्ट्रुआ रेलेवेंट नहीं है टॉर्ट्स में, मेंस्ट्रुआ इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी या आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी में, वाइकेरियस लाइबिलिटी को क्या करते हैं, कोई और गलत काम कर रहा है, भुगतान कोई और कर रहा है, किसी और ने भुगतान किया है तो उसकी कोई गलती है नहीं, तो मेंस्ट्रुआ तो कहाँ हुआ। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, सारा कुछ आपने प्रबंध भी किए, फिर भी भगवान ने बिजली गिरा दी आपकी फैक्ट्री के ऊपर और कोई गैस लीक हो गई, फिर भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने सारे इंतजाम करे थे, अब मैं भगवान को कैसे रोकूं। आप ये नहीं कह सकते। दिस इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यहाँ पे मेंस्ट्रुआ को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, इंटेंशन को कोई मतलब नहीं है। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इंटेंशन का थोड़ा सा रोल होता है, जैसे कि डेफामेशन, स्पेसिफिकली डेफामेशन, क्योंकि डेफामेशन क्राइम्स में भी है। क्राइम्स है तो इंटेंशन देखेंगे, मेंस्ट्रुआ है तो आईपीसी में जाना पड़ेगा। वहां पे अगर टॉर्ट्स में जा रहे हो, इंटेंशन का मामला है, तो सेंटेंसिंग के टाइम जब आपको होगा, बेसिकली जब डैमेजेस मिलेंगे आपको, तो अगर इंटेंशन के साथ किए तो डैमेजेस ज्यादा मिलेंगे इन केस ऑफ डेफामेशन। इन केस ऑफ ट्रेसपास ऑल्सो, वहां पे इंटेंशन रेलिवेंट है। अदरवाइज नॉन रेलिवेंट नहीं है तो भी टॉर्ट्स हो जाएगा, होगा तो है ही, तो है ही टॉर्ट्स। लेकिन कुछ मामलों में इसको देखा जाएगा कि इसके डैमेजेस कितने देने हैं। कोई जबरदस्ती घर में घुस गया है, जानबूझ के है, इसको पता था ये यहाँ पे ये नहीं आ सकता, किसी और की प्रॉपर्टी है, फिर भी घुस गया है, तो ज्यादा डैमेजेस देने पड़ेंगे। किसी को पता ही नहीं, बेचारा घुस गया, बहुत सुंदर देखा घर और घुस गया अंदर, और फिर भी नहीं जा रहा, वहीं पे खड़ा है, वहां पे वो उसका नेग्लिजेंस है बेसिकली। उसने ध्यान नहीं रखा, उसको देखना चाहिए था ये उसका घर है, उसमें मैं उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज ना करूं। दिस इज ऑल्सो टॉर्ट। यहाँ पे भी नेग्लिजेंस जो है वहां पे मेंस्ट्रुआ नहीं है, बेसिकली इंटेंशन के साथ नहीं किया, फिर भी टॉर्ट्स में आएगा। तो अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं, मेंस्ट्रुआ या फिर जो इंटेंशन होते हैं, दैट इज इररेलेवेंट इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। स्पेसिफिकली जो आपके एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी के कारण जो कंसेप्ट हैं, स्पेशली इन मामलों के मामले में। हाँ जी, बाइफरकेट वाला देख लीजिए। हाँ जी, ये था ना। आप देखिए, एक होता है इंटेंशनल, इसमें अगर आप, मैंने आपको अभी बताया, डेफामेशन, ट्रेसपास अगर करोगे तो इंटेंशन देखा जाएगा, जानबूझ के तो नहीं किसी की प्रॉपर्टी में आप इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, वो है। मोटिव वैसे रेलेवेंट नहीं है, मोटिव रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैलिस इन लॉ, मैलिस इन फैक्ट दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो हम करेंगे आगे। वहां पे कहीं कहीं पे मोटिव देखा जाता है, वहां पे मोटिव वैसे, अदरवाइज मोटिव क्या होता है, मोटिव गलत काम करने की वजह, ये पहले आएगा, सबसे पहले मोटिव आएगा, फिर इंटेंशन आती है, फिर इंटेंशन बनती है आपकी, फिर आप एक्ट करते हो। ये बेस है, दिस इज बेस इमोशन, मोटिव। मुझे बहुत गुस्सा है उसके ऊपर, तो मैं उसका नुकसान करूंगा। मैं नुकसान कैसे करूंगा, मैं ऐसे ऐसे करके हर्ट करूंगा। दिस इज बेस इमोशन, दिस इज इंटेंशन। नेग्लिजेंस, देर इज नो मेंस्ट्रुआ, देर इज नो मेंस्ट्रुआ, बट नेग्लिजेंस है, थोड़ी सी अवेयरनेस है। क्रेन ध्यान से लेके जानी थी आपने, थोड़ा सा क्योंकि भारी उठा रहे हैं सामान, तो ध्यान से लेके जाना था, नीचे लोग बैठ खड़े हैं, उनके लग ना जाए। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुआ, मतलब यहाँ पे मेंस्ट्रुआ इज नॉट रेलिवेंट, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मेंस्ट्रुआ इज नॉट रेलिवेंट, कहीं पे भी रेलिवेंट नहीं है, बस यहाँ पे डैमेजेस के टाइम पे जो है वो मेंस्ट्रुआ को कंसीडर किया जाएगा, कितना उसकी एक्चुअल में वो हार्म करना चाहता था।
और लास्ट तो आपका है ही, नो इंटेंशन एट ऑल, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है इंटेंशन की, शो करने की, ना शो करने की। आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, जहाँ नाम से पता चल रहा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। अगर आप कोई खतरनाक काम कर रहे हो और उस खतरनाक काम करते वक्त कोई ऐसी चीज़ बाहर निकल जाती है, किसी और लोगों के बीच में आ जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे। आप ये नहीं कह सकते मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई मेंजरिया नहीं था, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नेग्लिजेंट था, ये नेग्लिजेंट से भी नेक्स्ट लेवल है। अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं नेग्लिजेंट भी नहीं था, अब ये भी नहीं कह सकते मैंने सारे चेकलिस्ट फॉलो करे हैं दत्त साहब, मैंने कोई भी गलती नहीं करी, मैंने नेग्लिजेंसली भी नहीं करी, मैंने भूले हुए भी गलती नहीं करी। अब ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है आपका, जैसे कि वर्ड पता चल रहा है एब्सोल्यूट, कुछ नहीं सुना देखा जाएगा। बस आप कोई ऐसा खतरनाक काम कर रहे हो और इस खतरनाक काम में से कोई ऐसी चीज एस्केप होके बाहर आ जाती है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है इसमें गैस लीकेज हुई थी ये 2 मामलों में। और जैसे कि भोपाल गैस लीक है, अगर आपने सुना है नाम भोपाल गैस लीक, वो जैसे कि मान लीजिए आपने खतरनाक जानवर रखा हुआ है, आपने शेर पाल के रखा हुआ है, आपने शेर पाल के रखा हुआ है, बड़ी चेन वेन्स में रखा हुआ है, बड़े प्रिकॉशन लेते हो आप कि बाहर ना चल निकल जाए। जिस दिन शेर बाहर आ गया और किसी को नुकसान कर गया, आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा शेर किसको खा जाए, मेरा कोई नेग्लिजेंट नहीं था, मैंने बड़ी मोटे मोटे चेन्स लगा रखे थे उसको, फिर भी निकल गया वो। आप ये नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? मेलेट भे टॉफिक, ये कौन सी लैंग्वेज है? हाँ जी, पेट डॉग में देखिए टॉट्स में जा सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं कोई खराब करता है तो, लेकिन हाँ बड़ा ही क्राइम्स में तो नहीं है इतना, वो अगर किसी को कर रहे हैं और स्पेशली अगर कोई डॉग को मार रहा है तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। यस, बिल्कुल कर सकते हैं आदित्य। जो भी ट्रेजेडीज हुई हैं जहां पे स्टेट की लाइबिलिटी बनती है, जहां पे स्टेट ने जिम्मेवारी लेनी थी, मान लीजिए कोई बस खाई में गिर गई और गिरने का कारण ये था कि रोड्स अच्छे से मैनेज नहीं करी थी, या इतना स्टीप रोड था, मतलब इतना कट कहते हैं ना कई बार ब्लाइंड मोड है, वो इतना खतरनाक था कि गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो सकती वहां पे। सड़कें कौन बनाता है? सड़कें सरकार बना रही है, तो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर बस गिरती है खाई में तो सरकार की लाइबिलिटी है, इसको बोलते हैं स्टेट लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी, सरकार के एम्प्लॉइज ने सड़क बनाई है, मुआवजा कौन देगा? सरकार। हाँ जी, हाँ जी। टॉर्ट फीजर क्या होता है? देखिए एक टॉर्ट फीजर होता है, एक होता है जॉइंट टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर बहुत सिंपल है, जो अक्यूज्ड होता है उसको बोलता है टॉर्ट फीजर, जिसने टॉर्ट कमिट किया है। एक होता है कॉन्सेप्ट जॉइंट टॉर्ट फीजर। जॉइंट टॉर्ट फीजर बेसिकली होता है कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलके थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी करके कोई काम कर दिया। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके प्रॉपर टॉपिक है इसका। जैसे कि मान लीजिए एक जैसे कि इसमें केस लॉ था, केस लॉ के फैक्ट्स मैं अभी नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। मान लीजिए आपने घर पे आपने कहा कि इसके घर को जला देते हैं, चलो इसके घर को जला देते हैं। आप जाते हो, आप एक एक जो आपके पास माचिस है, एक माचिस है, एक बंदे के पास, वो थोड़ा आगे चला हुआ है और उसने जैसे ही माचिस चलाई और वो घर पे जो आग लगा दिए, उस जो पीछे पर्सन था जिसका एग्रीमेंट हो रखा था हाँ इसको जलाते हैं घर, दोनों की लाइबिलिटी है। ऐसे नहीं है कि वो कहेगा मैं तो पीछे खड़ा था, मैंने तो माचिस भी नहीं चलाई, है ना, ऐसे नहीं कह सकते। जैसे इट इज क्वाइट सिमिलर टू सेक्शन 34 आईपीसी। अगर आईपीसी पढ़ा है
सेक्शन 34 आईपीसी में क्या है, वो भी सेम है, कॉमन इंटेंशन। यस। कोई और प्रॉब्लम, कोई और सवाल तो पूछ लो, अदरवाइज यू मे लीव, आपकी क्लास इज ओवर। इतना ही पढ़ेंगे। ओके। सेक्शन 3, हाँ ओके, अभी सेक्शन 3 हो गया है ये, 3 clause 5 PNS। ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग रेनू। एनीथिंग, एनीवन विद एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन विद एनी अदर क्वेश्चंस? मैं कल ही करवाऊंगी फिर वो आपका पीपीटी वाला भी ना, कल ही करवाऊंगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपको कुछ नहीं, बस बस ये देख लीजिए, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके देन, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, छुट्टी है आपकी। थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूंगी देनू, अगर मेरे को टाइम मिल गया ना, मैं पीपीटी बना दूंगी। शी इज आस्किंग कि मेंस क्वेश्चंस पीपीटी में मिल जाए अगर। आई ट्राई, मैं क्वेश्चंस नहीं है, दिस इज टॉपिक। क्वेश्चन पूरा टॉपिक ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। केवल 12 टॉपिक है, रेदर 11 ही है, 11 टॉपिक्स ही हैं, उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। तो अगर एक टॉपिक आता है तो उसके बारे में जो भी करवाऊंगी वो सब लिख देना, ये कॉन्स्पिरेसी ऐसे होता है, क्योंकि ये सेक्शन तो है नहीं, हम केस वाइज पढ़ेंगे, तो वो आपका टॉपिक तैयार होता रहेगा। रोज एक टॉपिक करेंगे, एक एक करके। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।